हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चौथा वीडियो पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ करके आए हैं उनसे एक्सीड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे। पार्ट 3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। इसका स्टेबल का हिंदी होता है अस्थाई, और अस्थाई कॉन्फ़िगरेशन के विषय में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में हम लोग पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के विषय में पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, और आपको किसी तरह से इस वीडियो से संबंधित या इस किसी भी सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड अगर कोई वीडियो डाला जाता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो अब हम लोग पढ़े थे उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 3 में। इस पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पार्ट 4 है, और इस पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट 4 में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज के विषय में। इसका हिंदी होता है अभिक्रियाशीलता। कोई भी एलिमेंट धातु कोई भी धातु कितना अभिक्रियाशील है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी का हिंदी ही होता है अभिक्रियाशीलता, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें एक जो रिएक्टिविटी होता है, कम रिएक्टिविटी यानी कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है उसको डिस्प्लेस किया जाता है अधिक अभिक्रियाशील धातु के द्वारा। तो ये कम अभिक्रियाशील धातु जो हम आगे पर चलकर पढ़ेंगे, जो डिस्प्लेस या विस्थापित कर दिए, डिस्प्लेस को हिंदी में विस्थापित करना कहते हैं, वो जो विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये विस्थापित करने वाले धातु जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये तो पहले जान लें कि कौन कम अभिक्रियाशील है, कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और कैसे अभिक्रियाशील धातु हो जाता है। कोई भी धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है, कोई कम हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सब चीजों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे इस समय इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अभिक्रियाशील धातु क्या होता है। और इनसे पहले हम आप लोगों को एक पिछले वीडियो में एक प्रश्न दिया था, उस प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए हमने आप लोगों को दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर भी दिया, लेकिन कुछ बच्चे ने उसका रिस्पॉन्स ठीक से नहीं लिया। तो जिसने लिया है उसका आंसर अच्छा लगा मुझे, और आप लोग से यह रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जब आप लिख रहे होते या कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे देने की कोशिश करें। तो इससे लगेगा कि आप जो है स्टडी पर पूरा फोकस किए हुए हैं। तो चलिए हम पीछे वाले क्वेश्चन जो दिए थे उनको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज की ओर चलेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, metal atoms have high tendency to lose their valence electron। मेटल कहते हैं धातु के पास, धातु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की, धातु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको त्याग करने की उच्च प्रवृत्ति होती है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की बात करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो आप ये मुझे याद है सोडियम का परमाणु संख्या 11, आपको याद नहीं है तो मैं जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाने लगूंगा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाने लगूंगा, तब हम आपको इसके एटॉमिक नंबर को भी लर्न करवा दूंगा, ताकि किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता है वो कैसे लर्न किया जाता है, इसके विषय में भी कुछ ट्रिक दे दूंगा ताकि आपको याद रहे। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम जानते हैं कि जो कोई भी धातु है, धातु के पास हाई टेंडेंसी होता है, मतलब उच्च त्याग का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की उच्च प्रवृत्ति होती है। तो आपके मन में जाहिर सा उठेगा, यदि आप पहला वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम यही वीडियो देख रहे हैं, पार्ट 4 ही देख रहे हैं, तब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि ये जो हाई टेंडेंसी होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। पिछले वाले वीडियो में जबकि मैंने क्लियर कर रखा है, फिर भी हम आपको बताते हैं। जैसे सोडियम है और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऑर्बिट के आधार पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ ये देख लीजिए, ये जो बाहरी, यह है k ऑर्बिट, ये है l ऑर्बिट, ये है m ऑर्बिट। तो सबसे बाह्य ऑर्बिट कौन है, सबसे बाहरी ऑर्बिट कौन सा है, तो m ऑर्बिट सबसे इस एलिमेंट का, यानी इस धातु का जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है,
तो सबसे बाहरी ऑर्बिट क्या है, m है। m में क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो जो सबसे बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रह जाता है उसी को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया। तो ये इसका मतलब यह होगा सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन है कि मेटल एटम हैव हाई टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी को जो एक बच गया था उसी एक को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी सोडियम के पास, सोडियम की बात करें या कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, चाहे किसी की बात करें, कोई भी मेटल की बात करें, धातु की बात करें, तो उसके जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्वेश्चन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो धातु में अधिक होती है, उच्च होती है, क्यों होती है, इसको जानना है। ये जो आप बाहरी कक्षा में, जैसे सोडियम को आपने देखा 2 8 1 है, तो इसको त्याग किया जाएगा किसके द्वारा, इसके द्वारा। इसकी प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है, क्यों, उच्च होती है, क्यों। जैसे अभी कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका जो है क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 8 2 होगा, 2 8 10 8 18 2 20 हो जाएगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, इसको कैल्शियम को जो है, कैल्शियम धातु को क्या है, मेटल को क्या है, त्याग करने की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो इसको त्याग करने की इसको प्रवृत्ति होती है। तो यही त्याग करने की प्रवृत्ति से पॉजिटिव आयन अर्थात कैटायन बनाता है, यानी धनायन बनाता है। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है धनायन बनाता है। यानी अभी हम कहते हैं इसमें एक अगर त्याग करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट या मेटल, तो उसका एक आयन हो जाएगा। त्याग करता है तो पॉजिटिव की ओर ले जाएगा, और जब त्याग का मतलब होता है लॉस करना, और जब गेन करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव आयन को बताएगा। तो गेन करने की जो प्रवृत्ति होता है किसमें होता है, नॉन मेटल में होता है, जबकि त्याग करने की प्रवृत्ति किसमें होता है, धातु में होता है। यहाँ कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम को 20 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है, 2 किया जा रहा है, तो कैल्शियम पर कितना प्लस हो जाएगा, डबल प्लस हो जाएगा। यानी ये धनायन को शो करेगा, जितना त्याग करेगा उतना ही इस पर क्या होगा, आयन होगा। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, तो इसमें क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि इसमें यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति क्यों होती है, चाहे सोडियम की बात करें, चाहे कैल्शियम की, या कोई भी धातु की बात करें, जैसे उसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको त्याग करने की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो जाहिर सी बात है, क्या बात है, तो हम आपको बताए थे, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर इतना है, इसका जो परमाणु संख्या 2 8 1 होता है। तो कोई भी धातु क्या करना चाहता है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह क्या करना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल गैस का मतलब क्या होगा, नोबल गैस तो आप जानते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होता है, जिसे 18 ग्रुप में रखा गया है, या 0 समूह में पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, सबसे राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल में। तो उनमें ये इस धातु में क्या होता है, तो धातु में नियरेस्ट नोबल गैस की तरह, नियरेस्ट नोबल गैस के तरह जो है क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यह लिखेंगे कि कोई भी धातु में त्याग करने की प्रवृत्ति इसलिए होती है, इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति, क्योंकि वह चाहता है नियरेस्ट नोबल गैस की तरह स्टेबल होना। तो यह कौन से नियरेस्ट नोबल गैस की तरह स्टेबल होना चाहेगा, तो नियरेस्ट नोबल गैस तो आपको हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, तो इसमें से किसका, जेनन हो गया, रेडन हो गया, तो इनमें किसके तरह होना चाहेगा ई। तो यह देखते हैं, हीलियम के पास 2 है, तो यहाँ तो देखिए ई अगर त्याग देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 8 10 ना बचेगा, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होगा कि नहीं, नियॉन का। आर्गन का होता है 18, आर्गन का कितना होता है, आर्गन का 18 होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। तो बताइए अगर यह त्याग दे देता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो क्या 2 8 बचेगा कि नहीं। तो बताइए, तो इसमें आर्गन को अगर हम लेते हैं, नजदीकी इलेक्ट्रॉन कौन होगा, नजदीकी एलिमेंट कौन होगा, 2 8 वाला होगा कि 2 8 8 वाला होगा। तो स्वाभाविक है कि 2 8 वाला ही होगा, यानी नियॉन की तरह बनना चाहेगा सोडियम। जैसे अभी एक कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम लेकर के आपको
समझाते हैं। जैसे कैल्शियम का क्या होता है 20 होता है, 2, 8, फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 होगा कि नहीं। बाह्यतम कक्षा में 2 है, इसका त्याग करेगा तो किसके तरफ बनना चाहेगा, किस नोबल गैस की तरफ बनना चाहेगा। तो नोबल गैस हीलियम है, हीलियम के पास 2 ही होता है, तो नोबल गैस हीलियम की तरफ थोड़ी बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा। नियॉन, नियॉन के पास कितना होता है 10 होता है, तो इसके तरह नहीं बनना चाहेगा क्योंकि इसके पास तो 18 है ना। अगर इसको त्याग कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को तो इसके पास बचा 18 गो, तो हीलियम नहीं होगा, नियॉन नहीं होगा, तो आर्गन, आर्गन के पास चलते, आर्गन का 18 होता है, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक मिनस 2, 8, 8 हो जाएगा। तो इसको त्याग करके किसके, इसके नजदीक में कौन आया, आर्गन आया, आर्गन की तरफ बनना चाहता है ये, इसलिए स्टेबल आर्गन की तरफ बनना चाहता का अर्थ यह है आर्गन की तरह स्टेबल होना चाहता है। ये स्टेबल नहीं है, तो यह एलिमेंट क्या करता है, यह मेटल क्या करता है, तो स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस की तरह स्टेबल होने के लिए त्याग करता है। और नॉन मेटल क्या करता है, गेन इसलिए करता है, वह भी चाहता है कि नोबल गैस की तरह क्या करें, हम स्टेबल हो जाएं। तो स्टेबल होने के लिए जो त्याग, लॉस या गेन करता है, त्याग या प्राप्ति करता है इलेक्ट्रॉन की, तो यही प्रवृत्ति मेटल में होती है। इसीलिए उसे हम कहते हैं कि मेटल एटम्स हैव जो है हाई टेंडेंसी टू लॉस दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब प्रश्न उठा कि यहाँ जो है हमने कहा है हाई टेंडेंसी है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी एलिमेंट है या जो त्याग करने की प्रवृत्ति है तो मेटल्स में पाए जाते हैं, और गेन करने की प्रवृत्ति जो है किसमें पाया जाता है, तो अधातु में पाया जाता है। तो यह लॉस और गेन करने की प्रवृत्ति से स्पष्ट कैसे आपको पता चला, तो यह नोबल गैस की तरह जो होना चाहता है, नोबल गैस की तरह नोबल लाइक स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स। अब प्रश्न यह उठेगा आपको मन में, कुछ एलिमेंट्स में अधिक प्रवृत्ति होती है, कुछ एलिमेंट्स में कम प्रवृत्ति होती है, तो इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल क्या करता है, टेंडेंसी जो होती है लॉस या गेन करने की, तो वो स्टेबल होने के लिए ही होता है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। क्या है कि अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बाय क्या कहते हैं फॉर्मेट के हिसाब से देखेंगे। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स अ मेटल टेंड्स टू एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। कहने का अर्थ यह हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा खो करके धातु क्या करता है, धातु नजदीकी अक्रिय गैस यानी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो ये आंसर के रूप में हम लोग लिख देंगे ताकि यह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल यहाँ जो पढ़ रहे थे आप हम लोग कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैसे हम आपको बता भी रखे हैं, फिर भी हम आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ समझा देते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी अर्थ होता है अस्थायी विन्यास। इसका मतलब यह हुआ कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यानी बाह्यतम कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में हो जाता है तो समझिए कोई भी एलिमेंट क्या है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को कौन दिखाता है आपके पीरियोडिक टेबल में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में, तो नोबल गैस दिखाता है। नोबल गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पढ़ेंगे कि जो अब जितने एलिमेंट हमने अभी तक पढ़ा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खींचना हम लोगों ने सीखा ऑर्बिट के आधार पर। अब सब ऑर्बिट के आधार पर भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, अभिक्रियाशीलता होता है। रिएक्टिविटी सीरीज का ही दूसरा नाम क्या है, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। हम आपको यह बता दें कि जिस एलिमेंट के विषय में हम पढ़ रहे हैं या रिएक्टिविटी सीरीज क्यों पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय हमको कुछ एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी होता है, कुछ एलिमेंट्स में कुछ गुण होता है। ये गुण होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील होता है और कुछ कम अभिक्रियाशील होता है। तब प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक है कि उठेगा कि अधिक अभिक्रियाशील धातु क्यों होता है और कम अभिक्रियाशील धातु क्यों होता है। पहला। दूसरा आपके मन में यह भी उठता होगा कि जो अभिक्रियाशील धातु है सबसे अधिक कौन होता है, सबसे कम कौन होता है। और एक चीज और वहां देखना होता है, हम लोग केमिकल रिएक्शन करने वक्त यह चीज देखते हैं और यह समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज से समझाने की कोशिश करेंगे कि जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं या अभिक्रिया कर रहे होते हैं तो उसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तो यह विस्थापित को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेस कर देना, यानी कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यह डिस्प्लेस कैसे करता है, विस्थापित कैसे करता है, हम लोग केमिकल रिएक्शन जब पढ़ने लगेंगे वहां हम देखेंगे, वहां हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु
कौन है। तब तो हम वहां जो अभिक्रिया होगा वहां जानेंगे कि यह अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए ये क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तब तो आप लोग जानेंगे। पहले तो आप लोग देखेंगे कि कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन कम अभिक्रियाशील धातु है, इसके विषय में हम लोग जाने। और प्रश्न ये था कि सम मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, मतलब कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं आर लेस रिएक्टिव, यानी कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है जबकि कुछ धातु कम होती है। इसका क्या कारण है? तो ये कारण जानने के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ लिखा हुआ भी है, द मेटल दैट कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, जो आसानी से खो देता है। अभी आप लोग पढ़े थे, जैसे सोडियम के विषय में पढ़े थे, तो सोडियम के विषय में पढ़े थे कि सोडियम जो होता है, जैसे ये सोडियम है, यहाँ 281, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 को क्या करेगा, लॉस करेगा कि नहीं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा, आंसर क्या कह रहा है इसका, जो क्वेश्चन बताया गया, पूछा गया है कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होता है, कुछ कम होता है। तो आंसर में हमने क्या लिखा, बताया आपको, हमने बताया कि जो आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इजीली से क्या करता है, खो देता है। आसानी से जो मेटल क्या करता है, जो धातु क्या करता है, आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करता है, वो क्या होता है, अधिक। जो आसानी से करता है वो अधिक रिएक्टिव होता है, और जो क्या करता है, आसानी से नहीं करता है, जो आसानी से नहीं कर पाता है, वो लेस रिएक्टिव होता है। हिंदी में अगर कहें तो जो धातु, इंग्लिश में कहें तो द मेटल दैट कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स इजीली, आसानी से जो त्याग कर देता है, मोर रिएक्टिव, वह मोर रिएक्टिव होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। जबकि दोज कैन नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, लेस रिएक्टिव, जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है अधिक अभिक्रियाशील होता है, जबकि आसानी से न त्यागने वाले धातु कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो अब आप प्रश्न ये उठा कि यहाँ देखिए क्वेश्चन भी लिखा हो, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होते हैं, या क्रियाशील धातु के नाम लिखें। तो हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चन ये है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबसे आसानी से कौन सा त्याग कर सकता है, और सबसे जो बात आई है कि जो सबसे आसानी से त्याग करेगा, किसको त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, वो सबसे अधिक क्या होगा, रिएक्टिव होगा। और जो आसानी से त्याग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन का, वो कम क्या होगा, अभिक्रियाशील होगा। तो आपके मन में ये होगा कि कौन से एलिमेंट, कौन से मेटल आसानी से क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, और कौन आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। यह प्रश्न आपके मन में बन रहा होगा। यह और दूसरा, रिएक्टिविटी सीरीज में पहले नंबर पर कौन आता है, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, और उसके बाद सीरीज में कौन पहले, उसके बाद दूसरा कौन, उसके बाद तीसरा कौन, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मेटल, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को देखते हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है और टीन है, उसके बाद लीड है, हाइड्रोजन है। उसके बाद अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। यहाँ देखिए, या मोस्ट रिएक्टिव कौन दिया गया है, तो मोस्ट रिएक्टिव में कौन लिखा गया है, पोटेशियम है। पोटेशियम का सिंबल यहाँ के है। तो इस तरह से सबका सिंबल भी दिया गया है इसमें। और यह सीरीज आप देख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो रिएक्टिविटी क्या होता है, घटते जाता है। और सबसे कम जो क्या कहते हैं रिएक्टिव होता है, वो गोल्ड होता है। क्या होता है, गोल्ड। सबसे आपका पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है, धातु होता है, तो आप क्या बताइएगा, गोल्ड होता है। यहां आप देख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज को आप देख लीजिए, पोटेशियम सोडियम, यही सबसे, अगर आपको यह पूछा जाए कि क्वेश्चन में ये आ जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो आप आंसर दे दीजिएगा पोटेशियम। अगर यह पूछा जाए सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो गोल्ड दे दीजिएगा। यह आंसर सबसे कम में हो गया। लेकिन अगर यह क्वेश्चन दे दिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, पूछा जाए निम्न में से कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, और अगर आपको यह सीरीज नहीं पता है, तब आपको दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा कि दिक्कत ये होगा कि अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, एक नंबर में ये दे दे, सोडियम दे दिया जाए, कैल्शियम दे दिया जाए, एल्युमिनियम दे दिया जाए, आयरन दे दिया जाए, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि सोडियम होता है सबसे ऊपर, सीरीज में सबसे ऊपर आता है, तब आपको वहां दिक्कत हो सकता है। तब आप वहां प्रश्न का सॉल्यूशन करने में, यानी उस क्वेश्चन का हल करने में आपको प्रॉब्लम होगा, और किसी एक में आप तुक्का लगा दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यह सीरीज जो है आपको याद रखना होगा।
चलिए, आपने यह देख लिया कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है और सबसे कम कौन होता है, यह भी देख लिया। रिएक्टिविटी सीरीज के विषय में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। और इसके विषय में हम लोग जब मेटल नॉन मेटल पढ़ने लगेंगे तो पूरी तरह से फिर से एक बार हम आपको सामने लाएंगे कि यह जो अभिक्रिया होता है, मैं जो बता रहा था कि इस केमिकल रिएक्शन में ये सारे क्या करते हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु, जैसे पोटेशियम है और सोडियम का आज है। पोटेशियम क्या करेगा, तो विस्थापित कर देगा सोडियम को, सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को विस्थापित कर देगा। तो हम कैसे विस्थापित करता है, ये केमिकल रिएक्शन के जरिए हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, रिएक्शन में पढ़ेंगे इन सब चीज को। अभिक्रिया जहां हम रिएक्शन संतुलित करने या रिएक्शन करने के लिए सिखाया जाएगा अगले पार्ट में, तो वहां हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्न को जानने के लिए कि यह, जैसे अभी पोटेशियम के विषय में पढ़ रहे हैं, पोटेशियम के विषय में पढ़ रहे हैं, तो यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्यों है, तो इसका आंसर आपको क्या बताएं, तो यह जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसलिए है क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। इसके बनिस्पत, किसके बनिस्पत, या सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम के बनिस्पत क्या कर सकता है, आसानी से त्याग कर सकता है। ये कौन आसानी से कर सकता है, पोटेशियम। इसका मतलब है सोडियम आसानी, इसके पोटेशियम के बनिस्पत आसानी से नहीं कर सकता है। अगर हम ले लेते हैं सोडियम को ले लेते हैं, एल्युमिनियम को ले लेते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ सोडियम आसानी से कर सकता है, एल्युमिनियम आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए सोडियम क्या है, यहाँ सोडियम से लेकर के जिंक तक में सोडियम क्या हो गया, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो गया। सोडियम से लेकर के जिंक तक अगर ऑप्शन दे दिया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक दे दिया जाए, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछा जाए कौन है, तो आप कहिएगा आंसर सोडियम। तो क्या पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि आप आंसर में ये दीजिएगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम यहाँ इस ऑप्शन में इसलिए वो है क्योंकि वो आसानी से त्याग कर सकता है और ये आसानी से त्याग नहीं कर सकता। प्रश्न आपको फिर से एक बार मन में उठेगा कि आसानी से त्याग क्यों कर सकता है सोडियम, और क्या जिंक आसानी से त्याग क्यों नहीं कर सकता, या लेस कम जो है कर सकता है, कम त्याग कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कम आसानी से त्याग कर सकता है, क्यों कर सकता है। तो चलिए इस आंसर का को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो, या यह कह सकते हैं कि जैसे पोटेशियम के विषय में बता रहे थे सोडियम के, यह आसानी से त्याग कर सकता है, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव है एलिमेंट है। किसके बनिस्पत, तो सोडियम के बनिस्पत, वैसे भी मोस्ट रिएक्टिव है भी। तो क्वेश्चन ये उठा कि यह मोस्ट रिएक्टिव क्यों है या आसानी से त्याग क्यों करता है, इसका भी आंसर। और दूसरा आपके मन में यह भी प्रश्न उठा कि मोस्ट रिएक्टिव है, तो जबकि हम जानते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे, पीरियोडिक टेबल को आप जब देखेंगे तो उसमें क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन आया है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आया है पोटेशियम। तो इस सीरीज को आप देखिए तो सबसे पहले कौन आता है, सोडियम आता है, उसके बाद कौन आता है, पोटेशियम आता है। तो यह भी एक प्रश्न उठा कि सोडियम पहले आ गया, आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार ग्रुप एक में। तो जब एक में पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है, तो अधिक अभिक्रियाशील इसको होना चाहिए, ये क्यों हो गया, यह भी एक क्वेश्चन आ गया। तो इसको हम क्वेश्चन के रूप में भी आपको दे दिए हैं, या यह भी क्वेश्चन जो है कि आसानी से त्याग कर सकता है। इन दोनों का आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। वाई इज द क्वेश्चन है, वाई इज पोटेशियम मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव क्यों है देन सोडियम, या यूं कह सकते हैं व्हाई इज पोटेशियम अहेड, के मतलब पोटेशियम अहेड ऑफ सोडियम, मतलब अहेड मतलब आगे है सीरीज में इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो आप देख रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के है, सोडियम है, यहाँ के है ना, रिएक्टिविटी सीरीज है ना। तो इसमें सोडियम से क्या है, सोडियम कहता है कि सोडियम इन रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम क्या है अहेड, अहेड का मतलब होता है पोटेशियम क्या है अहेड, अहेड मतलब आगे, इन कहा सोडियम से आगे रिएक्टिविटी से, वाइल बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ना, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसको लिखिए 2 8, फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा 1 होगा। जबकि आप सोडियम को लिखिए तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 1 होगा। दोनों के बाह्यतम कक्षा में जबकि एक ही होता है, फिर भी इस सोडियम को पहले क्यों नहीं ले आ गया, जबकि हम जानते हैं मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, सोडियम पहले तब पोटेशियम। लेकिन जब अभिक्रियाशीलता की बात आती है, धातु की अभिक्रियाशीलता, पोटेशियम पहले हो जाता है और सोडियम बाद में हो जाता है। यह भी एगो क्वेश्चन बन जाता है।
तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, हम आपको दोनों का क्या बना करके रखे हैं, तो दोनों का आपको जो है ऑर्बिट के आधार पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके रखे हैं प्रत्येक ऑर्बिट में। तो पहले ऑर्बिट में आपको हम बताए थे, पहले ऑर्बिट में क्या बताए थे कि ये सोडियम अगर है तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर दूसरे ऑर्बिट में देख लीजिए, इधर से 3 है, इधर से 3 है, और इधर से भी देख लीजिए, इधर से भी 3 है। 3 3 6, ऊपर एक 7, एक नीचे में 8 हो गया। तो 8 हो गया। दूसरे ऑर्बिट में कितना हो गया, 8 हो गया, यानी के में कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद एल में कितना हो गया, 8 हो गया। अब बचा क्या, 2 8 10 तो हो गया ना सोडियम को, एक लास्ट बच गया, तो लास्ट में एक रख दिया, तो 11 तो इसको हो गया। तो आपने इसके 11 इलेक्ट्रॉन को देख लिया, आपने क्या देखा, इसका 11 इलेक्ट्रॉन को देख लिया। अब इसमें चलते हैं, इसी तरह इसको भी अरेंज किया गया है। पहला ऑर्बिट में कितना दिया गया है, तो पहला ऑर्बिट ये पोटेशियम है, पोटेशियम का है, तो पहला ऑर्बिट में यहाँ 1 और 1 2 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 3 है, उसके बाद इधर से भी आपको 3 है, 3 3 6 और 7 और ये 8 हो गया। दूसरा में 8 है, और तीसरा में क्या हो गया, तीसरा में भी इसके बाद देखिए 2 8 8 और क्या होगा, 1 ना होगा, तो तीसरा में भी 8 को अरेंज कर दिया गया। लास्ट में क्या रख दिया गया है, 1 को रख दिया गया। लास्ट में कितना है, यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ 1 है, यहाँ भी लास्ट में 1 है। तो अब यहाँ देखिए इनका और दोनों का जब हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वितरण किए, ऑर्बिट बाय ऑर्बिट क्या कर दिए, जब हम इलेक्ट्रॉन को बांट दिए, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिए, वितरित कर दिए, तब क्या हो गया। तो आप इसमें देखिए, सोडियम में देखिए, आप पोटेशियम को देखिए, इसमें ऑर्बिट कितना ऑर्बिट आया है, इसमें देखिए KLM 3 ऑर्बिट आया है, जबकि इसमें कितना ऑर्बिट आया है, 1 2 KLMN आया है, इसमें 4 ऑर्बिट आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम एटम हैज 3 सेल्स। सोडियम के पास कितना सेल्स है, यानी ऑर्बिट, सेल्स को हम ऑर्बिट यानी कक्षा भी कहते हैं। इसके पास 3 कक्षा है, इसके पास कितना कक्षा है, 4 कक्षा है। 4 कक्षा। नंबर 1, नंबर पॉइंट नोट करते जाइए, पॉइंट कितना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट हम यह कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, जो वैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 281 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी 2888 क्या है, 1 है। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अब यहाँ देखिए, इस पॉइंट में देखिए, यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इसका देख रहे हैं, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है। इसका पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस या विष वाला क्या है, विष वाला जो है न्यूक्लियस है, क्या है ये, न्यूक्लियस है, यह क्या है, न्यूक्लियस है, पोटेशियम का यह न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से बताइए, तो सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये है, तो बताइए तो कौन दूर में है, यह इसमें 3 ही ऑर्बिट है, इसमें 4 ऑर्बिट है, तो दूरी में तो पोटेशियम का ही ना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका दूर में है, न्यूक्लियस से। तो का आंसर में लिखेंगे कि सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर है, किसके बनिस्पत, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से नजदीक, सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से क्या है, नजदीक है। जबकि पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से क्या है, किसके बनिस्पत दूर है, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो अगेंस्ट में है, तो उनसे इसका क्या है, दूर में है। तो यहाँ वही चीज लिख दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, ऊपर में लिख दिए हैं हम, सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए सोडियम ऊपर में VE लिखा हुआ, VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ वो देखने में मिस्टेक नहीं करिएगा, यहाँ एरो लगा करके ऊपर में लिख दिए। तो पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम, पोटेशियम के का संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूक्लियस यानी केंद्रक से क्या है, दूर होना। पहला तो इसमें 3 सेल है, इसमें क्या है, 4 सेल है। इसमें 3 सेल होता है, इसमें 4 सेल होता है। इसमें जो है न्यूक्लियस जो है इसमें 3 ऑर्बिट यानी 2 ऑर्बिट के बाद यानी तीसरे ऑर्बिट पर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 चौथे ऑर्बिट में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी दूरी में है, इसके बनिस्पत सोडियम के बनिस्पत दूरी में है। तीसरा बात अगर हम इसको कहें तो इसलिए यही बात है, इसलिए क्या हो जाता है, अतः पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को कक्षा से अलग होने की अधिक संभावना है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम के हैं, इनको
की कक्षा से अलग होने की अधिक संभावना है। यहाँ जो पोटेशियम का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको कक्षा से अलग होने की, ये अलग होने, इसलिए आसानी से यह अलग हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है कम लग रहा है। इसके बीच जो अट्रैक्शन का, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, यहाँ कम लग रहा, यहाँ अधिक लग रहा होगा सोडियम वाले में, इसमें अधिक अधिक लगता है, इसमें क्या लग रहा है, कम, क्योंकि यह न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। न्यूक्लियस से क्या है, ये दूर है। तो हम यह कह सकते हैं ये आसानी से त्याग कर सकता है। क्या कर सकता है, आसानी से त्याग कर सकता है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन का फोर्स कम लग रहा होगा, आकर्षण का बल कम लग रहा होगा, इसमें आकर्षण का बल अधिक लग रहा होगा, इसलिए यह थोड़ा कम करेगा। इसलिए यही कारण है कि यह अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। यह सीरीज में पहले रहने के बाद भी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का पहले रहने के बाद, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, तो यानी सोडियम का पहले रहने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि पोटेशियम को पहला अभिक्रियाशीलता क्या होता है, अधिक होता है, यानी पहले लिखा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस पूरे सीरीज में जो रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर आपको बताया गया है, इसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया गया है, आप हमसे डायरेक्ट मिलेंगे। और इसके बाद हम आपको लेकर के आएंगे, डिफरेंस लेकर के आएंगे, सोडियम जो एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके बाद क्या होता है एनायन, कैटायन क्या होता है, उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें आपको क्या करता है, जो जब हम प्रॉब्लम करता है, जो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, इन सब चीज के विषय में हम आगे चल करके एक एक करके बेस से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जो भी वीडियो डालते हैं उसमें दिक्कत होता है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उनको क्या कहते हैं, कन्विंस करें, ताकि जो है अधिक से अधिक लोग को इसकी जानकारी मिले। जब आपको ये वीडियो फ्री सेवा दी जा रही है तो फिर इसमें तो कोई चार्ज लग नहीं रहा है, तो फिर आपको शेयर करना भी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.